Hello student, myself is Rajiv Rastogi, Joint Director of Nucleus and HOD of Mathematics Department। और आज के हम अपने PR वीडियो लेक्चर सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल कवर कर रहे हैं एंड दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग बाउंडनेस एंड ग्राफ ऑफ फंक्शंस। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमको ऐसी इक्वेशंस गिवन होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की रेंज निकाल ली, इसके बाउंड देख ली, LHS यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, RHS यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है ना। तो फिर दोनों में इक्वालिटी कब डेवलप होगी, यानी इसका लोअर बाउंड इसके अपर बाउंड के बराबर हो या फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड का अपर बाउंड राइट हैंड साइड के लोअर बाउंड के बराबर हो। तो इक्वालिटी के केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर एक फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है ना। और कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम फंक्शन की पीरियोडिसिटी देख लेते हैं कि यार ये फंक्शन कितने गैप में रिपीट करता है, उसको भी यूज़ करके हम लोग नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस बताते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि इनका हम कैसे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। फाइंड all pairs x, y of real numbers. Find all pairs x, y of real numbers that satisfy the equation sin square x plus 1 upon sin square x whole square plus cos square x plus 1 upon cos square x whole square equal to 12 plus 1 upon 2 into sin y। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि क्वेश्चन को देखने पे लग रहा है कि यहाँ पर दो डिफरेंट वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तो हम रिलेट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर एक टर्म साइन एक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक साइन वाई दिख रहा है ना। तो इक्वेशन सिर्फ एक है अपने पास और वेरिएबल एक से ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमें कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट क्वेश्चन में जनरेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस तरह से ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, इक्वालिटी कब आएगी, है ना। तो जनरली ऐसे केस में हम लोग रेंज को चेक करते हैं कि यार इसका मिनिमम कितना है, उसका मैक्सिमम कितना है, या फिर इसका मैक्सिमम कितना है, उसका मिनिमम कितना है, फिर इक्वालिटी की बात करते हैं। तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से मूव करना चाहूँगा, कुछ चेंज ऑफ वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने फॉर द टाइम बीइंग ए कॉल किया और कॉस स्क्वायर एक्स को बी कॉल किया। ऑब्वियस सी बात है, ए प्लस बी 1 बन जाएगा। बस जस्ट ऐसे ही कर लिया, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा आसानी रहे। तो ये बन जाएगा a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें b प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस b प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन का अगर मुझे मिनिमम निकालना, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मिनिमम मैं क्यों सोच रहा हूँ, मिनिमम इसलिए सोच रहा हूँ कि यार जब x 0 के पास का एंगल होगा तो साइन स्क्वायर एक स्लाइटली पॉजिटिव नंबर होगा और उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी टर्न करेगा। तो मैक्सिमम निकालने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी। इसलिए यहाँ पर हम एक कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, और मिनिमम वैल्यू निकालने के हम एक इनइक्वालिटी यूज़ करने जा रहे हैं, RMS ग्रेटर देन इक्वल टू AM। RMS मीन्स नंबर्स के स्क्वायर्स के मीन का रूट। जैसे दो नंबर x और y है तो इनका RMS क्या होगा, नंबर्स के पहले स्क्वायर कर ले, स्क्वायर करने के बाद मीन निकाल ले, और मीन करने के बाद रूट ले लें। तो RMS जो होता है डोमिनेट करता है AM पर, अर्थमेटिक मीन से बड़ा होता है। दिस इज RMS AM इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो यही पर लगा रहे हैं, इसको x सेलेक्ट कर लीजिए, इसको y, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ ये आ जाएगा a प्लस 1 बाई ए, या पूरा ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, यूजिंग RMS AM इनइक्वालिटी।
दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस 1/a। ये इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए तो a प्लस बी मीन्स वॉट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये पिक्चर तो 1 बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसका स्क्वायर कर लिया जाए तो a प्लस 1/a का स्क्वायर b प्लस 1/b का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। अच्छा, a प्लस बी को मैंने 1 डाल ही दिया था, तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b का होल स्क्वायर कर दिया है। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी जो होगी वो इस एक्सप्रेशन से बड़ी बनेगी, है ना। यहाँ पर a साइन स्क्वायर एक्स है, b है कॉस स्क्वायर एक्स। अब यार 1/a प्लस 1/b की अगर मैं बात करूँ तो a मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, b कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये सीन क्या आ जाएगा, 4/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना। साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होगी 0 से 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर 2x को 1 डालता हूँ, यानी डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करूँ तो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी 4, यानी पिक्चर हमेशा 4 या 4 से बड़ी रहेगी। तो अब यहाँ पर देख लो यार, ये वाली क्वांटिटी क्या है 4 या 4 से बड़ी है, ये 1 है, तो यानी अंदर वाला पूरा इनपुट 5 से बड़ा है, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, नीचे है y2, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ LHS इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 25/2। बच्चों एक बार फिर से देख सकते हैं 1/a प्लस 1/b, मैंने क्वेश्चन को यहाँ तक ला के छोड़ दिया, इस पर अलग से वर्क किया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर 1 बन जाएगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर 2x बना लिया, और साइन स्क्वायर 2x हमेशा 1 से छोटा होगा, तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी आएगी। अब यार ये 4 या 4 से बड़ा है, ये 1 है, तो इनपुट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसका स्क्वायर है, तो ओवरऑल अल्टीमेटली मैं बोलूँगा लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो 25/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अब राइट हैंड साइड की बात करें, साइन y कैन नॉट गो बियॉन्ड 1, ये 1 के बियॉन्ड नहीं जा सकता, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है ना, तो ये बनेगा 12 प्लस 1/2, इट मीन्स ये 25/2 से छोटा है। राइट हैंड साइड की बात करें, दिस इज लेस और इक्वल्स टू 25/2, आ रही बात समझ में। तो इक्वालिटी कब आएगी, इक्वालिटी तब आएगी जब LHS और RHS दोनों एक साथ 25/2 बने। यानी ऐसा कोई x एग्जिस्ट करे जिसके लिए LHS भी 25/2 बने, और ऐसा कोई y एग्जिस्ट करे जिसके लिए RHS भी 25/2 बने। तो इसमें इक्वालिटी कब आएगी, जब देखिए यहाँ पर इक्वालिटी आ रही हो, RMS AM में इक्वालिटी आए, पहली बात, क्योंकि हमने LHS में 2 बार इनइक्वालिटी लगाई है, एक बार यहाँ पर लगाई है और एक बार देखिए यहाँ पर लगाई है ना। यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने 1 लिया है, एट द सेम टाइम RMS और AM को इक्वल लिया है, यानी नंबर सेम होने चाहिए, है ना। तो जब नंबर सेम करेंगे तो इट मीन्स दैट ये नंबर इस नंबर के इक्वल हो, एट द सेम टाइम यहाँ भी इक्वालिटी एग्जिस्ट करे, तो उसकी कंडीशन क्या बन गई, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। एक तो ये एंड यार ये भी 1 होना चाहिए, साइन y इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स सेम है। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो दोनों 1/2 आ जाएंगे। तो 1/2 को मैंने ऐसे लिख दिया 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 को लिख दिया साइन स्क्वायर π/4, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू n π प्लस माइनस π/4, ठीक है ना। साइन y इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करना है, तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जो जनरल फॉर्मूला होता है, या फिर आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन x का ग्राफ देखा होगा आपने, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, 2π पीरियड होता है, π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, π/2 पे देगा, और ये कौन सा पॉइंट होता है 5π/2, उसके आगे क्या आएगा 9π/2, है ना। तो π/2 से कितना आ गया, ये 2π आ गया, ये उससे 2π आ गया, तो यानी केवल हमने एक आंसर निकाल लिया 0 से 2π में,
ये पॉइंट है 2 पाई, तो एक पीरियोडिक लेंथ पे आंसर निकाल लीजिए और जितने भी आंसर है उनको जनरलाइज कर दीजिए, पीरियड के मल्टीपल सेट कर दीजिए। तो π/2 इसका आंसर है और इसी को जनरलाइज कर दिया 2n पाई प्लस π/2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कंसेप्ट यार ये है कि कभी कुछ ऐसी इक्वेशंस गिवन होती हैं जिसको या तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉर्म में गिवन होती हैं f(x = gx), या फिर हम जिसको इस फॉर्म में रेड्यूस कर सकते, चेंज कर सकते हैं। और कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो और इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना हो f(x = gx) का, तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं? एक ही सेट ऑफ एक्सेस पर दो ग्राफ बनाएंगे, y = fx का ग्राफ बनाएंगे और y = gx का ग्राफ बनाएंगे। फिर ये देखेंगे ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज करिए ये y = fx का ग्राफ है और ये y = gx का ग्राफ है। दिस अ ग्राफ ऑफ y = fx एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y = gx। फिर ये देखते हैं दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो x1, x2, x3 वो पॉइंट है जहाँ पर जो f की हाइट है वही g की हाइट है, यानी जैसे मैं x को x1 पुट करूँगा इन दोनों की हाइट सेम आएगी और सेम आएगी तो वहाँ पे इक्वालिटी स्टेब्लिश हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों ग्राफ के जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं उतने ही इस सिस्टम के सोल्यूशन होते हैं। आ रही बात बच्चों समझ में? तो चलिए इस पर भी एक सैम्पल प्रॉब्लम ले लेते हैं। Find number of real solution of equation x plus log base 2 एक ये इक्वेशन आपको गिवन है एंड यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बताना x की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब यार क्वेश्चन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस क्वेश्चन का ब्यूटी पार्ट देखिए क्या है। इसमें कितने कैटेगरी के फंक्शन अपेयर हो रहे हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 25 पावर x 7 पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इस पिक्चर का हम लॉग ले रहे हैं, यानी एक तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन भी पिक्चर में इन्वॉल्व है। आफ्टर दैट एक x का टर्म भी फ्री दिख रहा है, यानी एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, लॉगरिथमिक भी है, यानी 3 in 1 टाइप का क्वेश्चन है और हमें निकालना है नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फिर से कोई ना कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी थॉट चाहिए। देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को हम किस तरह से बैलेंस करें, किस तरह से स्टार्ट ले कि हम एक परफेक्ट कंक्लूजन तक पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये तो समझ में आ ही रहा होगा। लॉग बेस 1/2 है तो इसे log 2 कर देंगे, बाहर माइनस साइन आ जाएगा और लॉग बेस सेम होगा तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को मैं एक डिफरेंट मैनर से लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर तो मैंने क्वेश्चन भी चेंज कर दिया है, माइनस यहाँ लगा दिया इफ यू डोंट माइंड। अब यार इसको इधर ले आओ तो log m प्लस log n पढ़ा होगा आपने, log ऑफ m इंटू n होता है, ठीक है ना। और इसको उधर शिफ्ट कर दिया है। दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज x को उधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर लिया है। log this plus log this। अच्छा वैसे फील करें तो यार एक पाइथागोरन मतलब क्वेश्चन को देख के एक थॉट तो आता ही है, एक ऑब्जर्वेशन तो लग ही रहा है कि ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट देगा 3 4 5। यहाँ पर भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है 7 24 25, यानी x को अगर 2 पुट किया जाए 3² + 4² 5² आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी बैलेंस हो रहा है। और x को 2 पुट करने पर दिख रहा है यार ये बन जाएगा 1 + 1 2, ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1 और ये भी वैल्यू टोटल मिला के 2 और इधर से भी 2। इक्वेशन का सोल्यूशन तो दिख रहा है ना। लेकिन अब यार ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि हमने पूछा नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए, तो 2 के अलावा कोई सोल्यूशन आएगा या नहीं। 2 तो ऑब्वियस सोल्यूशन है,
लेकिन 2 के अलावा कोई सोल्यूशन और आएगा ही नहीं आएगा, इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, तो ज़रा समझे इसको। अब इसको मैं एक डिफरेंट मैनर से लिख रहा हूँ। 5 टू द पावर एक्स का नीचे डिवाइड दे दिया। अच्छा, log m प्लस log n को log ऑफ m इंटू n लिख सकते हैं, तो इस स्टेप में मैं ये भी काम कर लूँगा। 3/5 की पावर x है ना, और इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर ले लिया। यहाँ पर वही काम 25 का नीचे डिवाइड दे दिया। 7/25 की पावर x कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए 4 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स, यानी एफ एक्स जो है वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक नेगेटिव स्लोप की लाइन है। स्लोप नेगेटिव है तो इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, ए टू द पावर एक्स, वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स में अगर बेस 1 से छोटा हो तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। दिस अ ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू ए पावर एक्स वेयर बेस लाइज बिटवीन 0 to 1। बेस फ्रैक्शन में हो तो उसका ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन होता है क्या? तो ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनका सम भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा, ये डिक्रीज कर रहा है तो 1/this एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और अगर ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा। और बाहर में क्या ले रहा हूँ? लॉग ले रहा हूँ। लॉग ले रहा हूँ तो लॉग के ग्राफ से भी आई थिंक आप लोग फैमिलियर होंगे। लॉग का ग्राफ अगर बेस 1 से बड़ा हो तो कुछ इस टाइप का आता है, log ऑफ x बेस 1 से बड़ा है, तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो फिर से मैं रिपीट बोल रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऊपर एरो मतलब इंक्रीजिंग, नीचे एरो मतलब डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, इसलिए इनका प्रोडक्ट भी क्या बन जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसका log लेंगे 1 से बड़े बेस पर तो वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ की बात करें तो स्ट्रिक्टली एक स्ट्रेट लाइन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ये कर्व के फॉर्म में आएगा, लेकिन ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, एक डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है या तो इनमें एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा या फिर इसमें सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा। जैसे अगर मैं एक लाइन का ग्राफ बनाऊँ, ये है ना, और एक कर्व बना दूँ, कुछ भी रैंडम कुछ भी बना दिया मैंने, तो ये सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन हुई तो एक सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यार, लाइन ऐसे पास हो रही हो और कर्व केवल यहाँ तक ही आ रहा हो, कर्व वहाँ तक जा ही ना रहा हो, या कर्व कुछ इस तरह से आ रहा हो, तो ज़रूरी नहीं सोल्यूशन आएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा सोल्यूशन है नहीं। और चेक तो हमने कर ही लिया था कि जैसे अपन x को 2 डालेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 बन जाएगा, x को 2 डालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 + 1 2 और 2, और ये भी 1 + 1 2, 2 to the 4, 4 का 2 बेस पर log 2 आ जाएगा। तो x = 2 एक ऑब्वियस सोल्यूशन है और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट solve for real numbers x into 3 times sin root x minus 2 root x is equal to sin q of root x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इससे वेरिएबल तो एक ही, अब ये सोचना पड़ेगा यार कि अब इसको हम किस तरह से स्टार्ट लें इस इक्वेशन में। तो इसको एक डिफरेंट मैनर से मैं लिख रहा हूँ, साइन क्यूब साइन रूट एक्स का होल क्यूब, है ना, और एक टर्म आएगा 2x रूट एक्स, उसको मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। 2x रूट एक्स का मतलब हो गया रूट एक्स का होल क्यूब, और इसको 2 बार लिख दिया। लिख सकते हैं क्या? तो वही फॉर्म बन गया यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, अब बचा हुआ पार्ट देखिए 3 इंटू ए है रूट एक्स, बी भी रूट एक्स, 3 साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स,
देखिए कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, which is of the form a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इस फॉर्मेट का आ रहा है ना। और इसके फैक्टर्स आपको याद ही होंगे यार। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ और इसके फैक्टर निकालूँ, इसके फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फैक्टर बच्चों याद रखने पड़ेंगे, है ना। इनका भी प्रूफ होता है, कभी होगा तो इसका प्रूफ भी बता देंगे आपको। तो अब बात करते हैं, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो इस सम ऑफ स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाता है a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर, है ना। अब यार ये प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अगर पहला कंपोनेंट जीरो है तो रिजल्ट मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। और अगर ये सम ऑफ स्क्वायर जीरो है तो हर ब्रैकेटेड क्वांटिटी को इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा, इधर दिस और दिस। तो ध्यान रखना बच्चों, 2 कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि जनरली हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो बच्चे इससे उसमें एक ही आंसर देते हैं कि सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। नो, गलत है। इसमें एक आंसर ये भी होगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहाँ से भी कुछ सोल्यूशंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम पहले कंपोनेंट की बात करें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो साइन रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट साइन रूट एक्स इक्वल टू माइनस 2 रूट एक्स। और सेकेंड कंपोनेंट की बात करें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी साइन रूट एक्स इक्वल टू रूट एक्स। तो हमें 2 कंपोनेंट के सोल्यूशन निकालने होंगे, इसका भी सोल्यूशन चाहिए और इसका भी सोल्यूशन चाहिए, है ना। तो अगर रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए अगर मैं t लेट कर लूँ, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, चेंज ऑफ वेरिएबल, अपने आप को समझाने के लिए, जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी t पर, t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। तो पहला कंपोनेंट आ गया साइन t इक्वल टू टी, इसका सोल्यूशन चाहिए। तो भाई ये 2 ग्राफ बना देंगे, y इक्वल टू साइन टी का, y इक्वल टू टी का, और देखेंगे कितने इंटरसेक्शन आ रहे हैं। ये y इक्वल टू साइन टी का ग्राफ है, एंड y इक्वल टू x जो लाइन होती है वो साइन x के ऊपर होती है, साइन x से छोटा होता है। ये y इक्वल टू टी लाइन आ गई, ये y इक्वल टू साइन टी है ना। लेकिन t इक्वल टू जीरो अगर डाल दिया जाए, t को जीरो डाल दे तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। निगेटिव में मुझे ग्राफ नहीं देखना, ध्यान से देखिए, t एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो जो ग्राफ आएगा वो राइट साइड ही आएगा। और फिर ये डोमिनेट कर जाए, लाइन ऊपर आ जाएगी, कर्व नीचे रह जाएगा, आगे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, t इक्वल टू जीरो। और अगर t जीरो है तो जो पेरेंट वेरिएबल था x, ऑब्वियस सी बात है, उसका भी एक ही सोल्यूशन आएगा, x इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। और अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, साइन टी इक्वल टू माइनस 2t, साइन टी इक्वल टू माइनस 2t। ठीक है ना। तो इसका अगर ग्राफ बना है y इक्वल टू साइन टी का ग्राफ, भाई पॉजिटिव साइड में बनाना है, ये आएगा। और y इक्वल टू माइनस 2t, माइनस 2t का मतलब होगा नेगेटिव स्लोप की लाइन है ना। तो ये कुछ इस तरह से पास होगी, यानी ये पाई होता है तो पाई पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई पुट करेंगे तो माइनस 2 पाई आ जाएगा, बहुत नीचे से निकलेगी लाइन, ठीक है ना। तो इसमें भी वही देख रहा है, टी को जीरो डाल देंगे तो वो सोल्यूशन आएगा। तो वो जो सोल्यूशन यहाँ से आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, यानी ये पॉइंट सोल्यूशन है। तो इसमें कोई नया सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। फाइनली इस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, x इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y। अब फिर से सिस्टम में यार 2 वेरिएबल हैं, 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट ऑफ
वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 लेस और इक्वल्स टू 2। मतलब आपको ऐसे एक्स वाई निकालने सच दैट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हों, ठीक है ना। तो इसको फिर से मैं एक डिफरेंट मैनर से लिख रहा हूँ, 1/sin²x, इसको मैंने लिख दिया cos² x, और यहाँ पर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर की फील आ रही है, y² माइनस 2y प्लस 1, तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर लिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है बच्चों। अच्छा, sin x की रेंज होती है -1 से 1, sin x की रेंज होती है -1 से 1, और sin का रेसिप्रोकल होता है cosec। तो cosec की रेंज में कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच कभी भी नहीं आता। cosec की रेंज होती है तो 1 से आगे या फिर -1 से पीछे। cosec की रेंज में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, निगेटिव भी आते हैं, 1 से आगे या फिर -1 से पीछे। लेकिन cosec² की अगर बात करें तो जो निगेटिव नंबर थे वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव में। तो cosec² की रेंज क्या होती, 1 से इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा >= 1, ठीक है ना। और यहाँ पर y-1 का स्क्वायर क्या होगा, > 0। ये 1 ऐड हो रहा है तो अंदर वाली क्वांटिटी >= 1 हुई, ठीक है ना। अच्छा, ये 1 से > है, ये 2 की पावर में जा रहा है, तो ये वाली पिक्चर >2, ये >2, ये >1, दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो हर x और y के लिए ये पिक्चर ऑलवेज >2 होगी, जबकि RHS क्या है, लेस और इक्वल टू 2। तो इक्वालिटी यहाँ पर केवल और केवल इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली लेस देन वाला साइन यहाँ पे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि या तो ये 2 बनेगा या 2 से बड़ा बनेगा। ओनली इक्वालिटी विल एग्जिस्ट, केवल इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, और वो किस केस में करेगी, जब cosec² x की वैल्यू 1 हो और ये 0 हो, ये इक्वालिटी का केस आ गया। अच्छा, cosec² x 1 है तो sin² x की वैल्यू भी 1 होगी, 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और 1 के स्क्वायर को sin² π/2 लिख दिया, sin² x इक्वल्स टू sin² π/2। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन x इक्वल्स टू n π + -π/2, और यहाँ से y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, y इक्वल्स टू 1। x की इनफाइनाइट वैल्यू लाएंगे, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है बच्चों। तो अगर इनके से ये पूछा जाए कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, तो y फिक्स है लेकिन x इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है, तो इट मीन देयर आर इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम आपको DPP के फॉर्म में देंगे, असाइनमेंट के फॉर्म में। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, जहाँ पर आपको सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।